+2 क्लास। देखिए कल हमने बेटा आपका जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला इट्स एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने वैक्सीन तक कर लिया था। वैक्सीन आपकी 3 जनरेशन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी आपकी जो एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर के द्वारा आपकी इन्वेंट की गई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, कोलेरा के अगेंस्ट। सेकंड जनरेशन जो वैक्सीन है आपकी वो आपकी प्रोड्यूस की गई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है वो आपकी डायरेक्टली फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इसके अंदर वो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आप में से ज़्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि इंटरफेरॉन का मतलब क्या होता है। इंटरफेरॉन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है और बॉडी के सेल को इफेक्ट करता है तो वो सेल क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन जो है नेबर बाई सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाता है जाके, या एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है उनके चारों तरफ। वो किस लिए? ताकि वो वायरस ने जिस नेबर बाई सेल को अफेक्ट किया है वो आगे चल के दूसरे सेल्स को अफेक्ट ना कर पाए, तो प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो क्या करते हैं, वायरल इन्फेक्शन से बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है बेटा? इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये आपके जिस सेल्स को अफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन बन रहा है, इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे आपने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के अंदर पढ़ा था कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पस डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब श्योर साइन है वो किसका? इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, फंगस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। इंटरफेरॉन अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर है ही है। पहले ये माना जाता था कि भाई इंटरफेरॉन जो सेल है वो कैंसर जब डेवलप होना स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर तब भी बनते हैं, लेकिन कुछ एक इंटरफेरॉन हैं, कुछ एक प्रोटीन हैं जो बनते हैं। बाकी हर कंडीशन, हर कैंसर के अंदर आपके इंटरफेरॉन नहीं बनते, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन के अंदर ही आपके क्या बनते हैं? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन जो है जिस सेल को अफेक्ट करते हैं उसके हिसाब से 3 टाइप्स हो गए बेटा इसके, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अगर वायरस आपके ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है, बॉडी के ल्यूकोसाइट सेल्स को या लिम्फोसाइट सेल्स को अगर अफेक्ट करता है वायरस, तो जो इंटरफेरॉन प्रोटीन बनेगा वो कौन सा कहलाएगा बेटा? इंटरफेरॉन अल्फा। कौन सा कहलाएगा? इंटरफेरॉन अल्फा। अगर बॉडी के एपिथेलियल सेल्स को, किसको? बॉडी के एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करे या फिर आपके मैक्रोसाइट को अफेक्ट करे, मैक्रोफेज आपने सुना होगा, मैक्रोसाइट कह दीजिए, मैक्रोफेज कह दीजिए। एपिथेलियल सेल को, मैक्रोसाइट सेल्स को या फिब्रोब्लास्ट सेल्स को अफेक्ट करे तो उस कंडीशन में जो आपका इंटरफेरॉन बनेगा वो इंटरफेरॉन क्या कहलाएगा? इंटरफेरॉन बीटा। क्या कहलाएगा वो? इंटरफेरॉन बीटा। और थर्ड जो लास्ट जो आता है गामा, वो कब होता है? जब आपकी बॉडी के टी लिम्फोसाइट सेल्स, कौन से सेल्स? टी लिम्फोसाइट सेल्स, अगर उनको अफेक्ट करता है डायरेक्टली जाके वायरस, तो उस कंडीशन में जो आपका इंटरफेरॉन डेवलप होगा वो कौन सा होगा? इंटरफेरॉन गामा। कौन सा होगा? इंटरफेरॉन गामा। ये तो कौन सा हो गया? अल्फा। ये कौन सा हो गया? बीटा। और ये कौन सा हो गया? गामा। अल्फा, बीटा और गामा, 3 हो गए। ठीक है, तो ये आपके इंटरफेरॉन हैं, ल्यूकोसाइट, एपिथेलियल, टी लिम्फोसाइट्स। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि पेपर में यही से क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंटरफेरॉन किस सेल को अफेक्ट करने के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा जो है वो ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट से, बीटा जो है एपिथेलियल, मैक्रोसाइट या फिब्रोब्लास्ट से, और गामा जो है वो आपका टी लिम्फोसाइट सेल्स की जब एक्सपोजर में आते हैं वायरस के, तब वो जो इंटरफेरॉन या वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन गामा। क्या कहेंगे उसे? इंटरफेरॉन गामा।
ठीक है। अब ये जो आपका इंटरफेरॉन है, इनका इस्तेमाल आपका जनरली एड्स और हेपेटाइटिस, कौन कौन सी डिजीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इनका, जो एड्स डिजीज है या हेपेटाइटिस बी, इनके अंदर आपका यूज किया जाता है इंटरफेरॉन का, बॉडी से निकलवा के इंटरफेरॉन और दूसरे सेल्स के अंदर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर वायरस इन्फेक्शन हुआ और किसी सेल को उसने अफेक्ट किया, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या बनाएंगे, इंटरफेरॉन बनाएंगे। उस इंटरफेरॉन को निकाल के, उस एंटीजन को निकाल के दूसरे किसी हेल्थी पर्सन के अंदर हम इंजेक्ट करें तो उसकी बॉडी भी क्या करेगी, इंटरफेरॉन बनाएगी, और वो इंटरफेरॉन जो है अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसकी बॉडी के अंदर भी आपके नए इंटरफेरॉन की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आने वाले वायरस को क्या कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे। अब ऐसा नहीं, ये स्पेसिफिक नहीं होते बेटा नेचर में, जैसे आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हो या एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हो या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हो, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर ही अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं होता इंटरफेरॉन के अंदर। एक वायरस के कारण बना हुआ इंटरफेरॉन किसी दूसरे वायरस को भी नुकसान पहुंचा सकता है या उसको ग्रोथ करने से रोक सकता है, बॉडी के अंदर डेवलप होने से रोक सकता है। तो एक बार इंटरफेरॉन डेवलप हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो वायरल डिजीज हैं उनसे आपको कुछ समय के लिए प्रोटेक्शन बन गई, जब तक इंटरफेरॉन आपकी बॉडी के अंदर मौजूद। ठीक है, तो ये तो था इंटरफेरॉन का टॉपिक। अगला आता है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर 5 नंबर में आ जाता है बाटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपकी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक रैट या फिर माउस, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एंटीजन इंजेक्ट करना है। कोई किसी भी डिजीज का हो सकता है, वो बैक्टीरिया का भी, वायरस का भी, किसी का भी हो सकता है। तो आपको रैट और माउस के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन जो है वो क्या करना है, इंजेक्ट करना है। कर दिया आपने इंजेक्ट। इंजेक्ट जैसे ही आप करोगे तो रैट या माउस की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेगी। किसकी फॉर्मेशन करेगी, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेगी। किसके अंदर करेगी बेटा, बी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। किसके अंदर करेगी, बी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। किसके अंदर करेगी, बी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। हमें क्या करना है, उस रैट या माउस की स्प्लीन को विड्रा कर लेना है। रैट या माउस जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक एंटीजन डाले, उस एंटीजन से क्या प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडी। कहाँ पे हुई, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन को हमें क्या करना है, विड्रा। स्प्लीन को विड्रा करोगे तो उसमें से आप बी लिम्फोसाइट सेल्स को, जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। आइसोलेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, कितने स्टेप हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों स्टेप फिर दोहरा देता हूं मैं। रैट या माउस के अंदर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एंटीजन आपको इंजेक्ट करना है। कर दिया आपने। उसके बाद वो स्पेसिफिक एंटीजन उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवाएगा बेटा, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हो गई। वो एंटीबॉडी कहाँ पे होती है प्रोड्यूस्ड, बी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर। बी लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन के अंदर। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म के स्प्लीन को विड्रा करना। कर लिया। स्प्लीन को विड्रा करने के बाद उस स्प्लीन से हमें क्या करना है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स, उनको क्या कर लेना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। कर लिया। उसके बाद देखिए पांचवा स्टेप क्या कहता है, जो कैंसर काजिंग सेल्स हैं, कैंसर काजिंग सेल्स, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मायोलिमा। क्या कहते हैं इन्हें, मायोलिमा। जो कैंसर काजिंग सेल्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मायोलिमा कहा जाता है।
उनको हमें आइसोलेट और सेपरेट करना है। जिस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके कैंसर काजिंग सेल्स हैं, वहाँ से उनको क्या कर लेना है, विड्रा कर लेना है। अब एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर करना है, कल्चर मीडियम जिसके अंदर मायोलिमा सेल्स के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए होगा, हैविंग न्यूट्रिशन फॉर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल किसके लिए है न्यूट्रिशन बेटा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस कल्चर मीडियम जो आपने लिया है उसके अंदर मायोलिमा और कैंसर काजिंग सेल दोनों का फ्यूजन करवाना है। पहले उस कल्चर मीडियम में डालने से पहले दोनों का क्या करवाना है, फ्यूजन करवाना है। फ्यूजन करवाने के बाद उसको किसके अंदर ऐड कर देना है, उस कल्चर मीडियम में ऐड कर देना है जहां पे सिर्फ न्यूट्रिशन है किसके लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे जब आप मायोलिमा और कैंसर काजिंग सेल्स को दोनों को फ्यूज कर दो तो एक नए तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, हाइब्रिडोमास। क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमास। और ये टर्म कई बार पूछी जाती है पेपर में, व्हाट इज हाइब्रिडोमास। हाइब्रिडोमास का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स प्लस में कैंसर काजिंग या मायोलिमा सेल्स, उनके फ्यूजन से जो नया सेल प्रोड्यूस्ड होता है उस सेल को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडोमास कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा, उसे हाइब्रिडोमास कहेंगे। अब ये जो हाइब्रिडोमास आपके सेल्स हैं, इनमें से जो आपने मायोलिमा एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन था, इस कॉम्बिनेशन के अंदर इस कल्चर मीडियम में जब आप डालोगे कुछ समय के लिए तो एंटीबॉडी जो सेल्स हैं उनको तो न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन जो कैंसर काजिंग सेल्स या जो मायोलिमा सेल्स आपके एंटीबॉडी सेल के साथ नहीं जुड़े, सेपरेट रह गए, तो उनको तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, उनकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स के साथ जुड़ गए हैं वो आपके क्या बनाते हैं, हाइब्रिडोमास, तो वो न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, एंटीबॉडी लेते रहेंगे, एंटीबॉडी से मायोलिमा सेल्स लेते रहेंगे। अब वो जो हाइब्रिडोमास है वो क्या करेगा बेटा, कुछ नई तरह की एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेगा। और ये जो नई तरह की एंटीबॉडी बनती है जिसमें आपका कॉम्बिनेशन किसका होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स प्लस में मायोलिमा सेल्स, ये जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उससे जो आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी उन एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये आपका कौन सा 5वां स्टेप था, ये आपका 6वां स्टेप था, ये आपका 7वां है, और 8वें में क्या होगा कि आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की फॉर्मेशन। तो 8 स्टेप में जाके आप क्या कर सकते हो, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रोडक्शन करवा सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स में है, लिखना भी आसान है, समझना भी आसान है, 5 नंबर में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में या तो मायोलिमा सेल्स के बारे में पूछेगा या हाइब्रिडोमास के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो हाइब्रिडोमास क्या होते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स प्लस में मायोलिमा सेल्स, उनके कॉम्बिनेशन से जो नया सेल प्रोड्यूस्ड होता है उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमास। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नई एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है उस एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टॉपिक था। तो आज के लिए आप इतना ही कर लीजिए, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से। आपका जो बायो पेटेंट है, बायोपायरेसी है, या जो GEAC आपकी कॉरपोरेशन है उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में कल हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।